I am your host Hira Ashraf and welcome to my channel Psychology in Easy Way. आज हम पढ़ेंगे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के बारे में। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है। इस वीडियो में हम इसका क्राइटेरिया देखेंगे और इसके रिस्क फैक्टर्स की होती क्यों है। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पहले देख लेते हैं। इसके 5 क्राइटेरियाज हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया 5 ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स हैव बीन प्रेजेंट ड्यूरिंग द सेम 2 वीक पीरियड, मतलब कि जो भी आगे सिम्टम्स दी है ना, 9 सिम्टम्स दी हैं, इनमें से 5 होनी चाहिए। 5 of the following symptoms have been present during the same 2 week period. 2 week तक can represent a change from previous functioning, और उसकी वजह से क्या होता है, इंसान की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है। पहला क्राइटेरिया ये है कि 5 और मोर सिम्टम्स होनी चाहिए 2 हफ्ते के लिए, और उसकी वजह से इंसान की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है। एटलीस्ट वन ऑफ द सिम्टम्स इज आइदर, जो सिम्टम्स हैं 9 में से 5 होनी चाहिए, उनमें से इनको ये इन दोनों में से होनी चाहिए। डिप्रेसिव मूड, डिप्रेस्ड मूड या लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेयर। डिप्रेस्ड मूड कहते हैं सैड मूड को। लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेयर का मतलब होता है इंसान किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट ना ले, किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ उसको खुशी ना दे। अब ये देख लेते हैं कौन कौन सी ये 9 पॉइंट्स हैं जिनमें से 5 होने, एटलीस्ट 5 होने ज़रूरी हैं। सबसे पहले है डिप्रेस्ड मूड। ये हाईलाइट इसलिए किया हुआ है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। इसको स्टूडेंट्स को मुश्किल होती है याद करने में, तो अगर आप ये स्पेसिफिक हाईलाइटेड पार्ट याद कर लें तो फिर बाकी आप खुद लिख सकते हैं इसमें। डिप्रेस्ड मूड होता है मोस्ट ऑफ द डे, मतलब ज़्यादा दिन के लिए, नियरली एवरी डे, मतलब हर रोज़ होता है और ज़्यादा दिन के लिए होता है। एज इंडिकेटेड बाय आइदर सब्जेक्टिव रिपोर्ट, सब्जेक्टिव रिपोर्ट कहते हैं कि इंसान खुद उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो डिप्रेस रहता है। फील सैड, वो उसको उदासी महसूस हो रही है। एम्प्टी, होपलेसनेस, होप, नाउमीदी, मायूसी को कहते हैं। और ऑब्जर्वेशन मेड बाय देम, और दूसरे भी ये चीज़ फील करते हैं कि इंसान डिप्रेस है, सैड है। फॉर एग्जांपल अपीयर्स टीयरफुल, मतलब वो आसानी से रोने लग जाए, ये चीज़ होता है। सबसे पहले है डिप्रेस्ड मूड। सेकंड है मार्कली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड कहते हैं गायब होने जाने को। इंटरेस्ट और प्लेयर, मतलब वो इंसान किसी भी चीज़ में खुशी महसूस नहीं करता। इन ऑल और ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज, मोस्ट ऑफ द डे, मतलब पूरे दिन के लिए ये होता है। नियरली एवरी डे, और तकरीबन रोज ही होता है। एज इंडिकेटेड बाय अदर सब्जेक्टिव अकाउंट और ऑब्जर्वेशन, वही चीज़ है कि मतलब इंसान को खुद भी वो चीज़ बता सकते हैं और दूसरे भी ये चीज़ नोट करते हैं। थर्ड इसका थर्ड पॉइंट है सिग्निफिकेंट वेट लॉस व्हेन नॉट डाइटिंग और वेट गेन। वेट लॉस या वेट गेन आते हैं। वेट लॉस जब आता है, इसमें डाइट का नहीं है कि मतलब इंसान डाइट ना कर रहा हो, वैसे ही उसका वेट लॉस हो रहा है। एक तो होता है डाइट की वजह से तेजी से वेट लॉस होता है, वो अलग चीज़ है। यहाँ पर डाइट का नहीं होता कि इंसान डाइट नहीं कर रहा है, उसका वेट खुद ब खुद गिर रहा है, वो डिप्रेस रहता है, सैड है, उसकी वजह से उसका वेट गिरना शुरू हो गया, या वेट गेनिंग भी आ जाती है कुछ लोगों में, मतलब वेट ज़्यादा बढ़ना। फॉर एग्जाम्पल अ चेंज ऑफ मोर देन 5% ऑफ बॉडी वेट इन अ मंथ, एक महीने 5% से जो है वेट चेंज आ जाए। और डिक्रीज और इंक्रीज इन एपिटाइट नियरली एवरीडे, मतलब इंसान की भूख जो है कभी वो ज़्यादा खाए कभी कम खाए, तो फिर उसमें भी फर्क पड़ जाता है। जब इंसान डिप्रेस होता है तो उसकी एपिटाइट में भी, उसकी एपिटाइट कहते हैं भूख को, मतलब उसकी खुराक में भी फर्क पड़ता है। इंसोम्निया और हाइपरसोम्निया, इंसोम्निया जो है ये स्लीप से रिलेटेड है। इंसोम्निया कम नींद आने को कहते हैं, और हाइपरसोम्निया ज़्यादा, नियरली एवरी डे, मतलब इसको स्लीप इश्यूज भी आ जाते हैं। साइकोमोटर एगिटेशन और रिटार्डेशन। साइकोमोटर एगिटेशन कहते हैं कि इंसान की मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है, मतलब इंसान पर्पजलेस मूवमेंट्स करता है। और साइकोमोटर एगिटेशन और रिटार्डेशन नियरली एवरी डे, मतलब इंसान पर्पजलेस एंजाइटी की वजह से, अपने वो डिप्रेस मूड की वजह से वो पर्पजलेस एक्टिविटी हरकतें करता है। ऑब्जर्वेबल बाय अदर, जिसको दूसरे भी ऑब्जर्व करते हैं। नॉट मेरली सब्जेक्टिव फीलिंग्स ऑफ रेस्टलेसनेस और बीइंग स्लो डाउन, मतलब रेस्टलेसनेस तो होती ही है, स्लो डाउन इंसान की मूवमेंट भी कम हो जाती है। डिप्रेस होता है तो इंसान इंटरेस्ट नहीं लेता किसी चीज़ में। इसके साथ साथ वो साइकोमोटर एजिटेशन भी आ जाती है, जो कि दूसरे भी ऑब्जर्व करते हैं। आगे है फटीग और लॉस ऑफ एनर्जी। इंसान में एनर्जी कम होगी, फटीग, थका थका रहेगा, उगता जाएगा जल्दी से। फीलिंग्स ऑफ वर्थलेसनेस आ जाती है, मतलब इंसान में बेवकूफ़ होने का, मतलब मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। और एक्सेसिव और इनअप्रोप्रिएट गिल्ट, और गिल्ट पछतावा आ जाता है। वर्थलेसनेस मतलब अपनी, मतलब बेकीमत होना। बीच में भी डिलूजनल नियरली एवरीडे, और ये भी हर रोजाना इंसान को ये चीज़ फील होगी बार बार। नॉट मेयरली सेल्फ रिप्रोच कहते हैं कि अपने आप को मलामत करना, मतलब उससे किसी इंसान में से कोई भी छोटी भी गलती होगी तो वो अपने आप को उसमें वर्थलेसनेस आ जाती है कि मेरे से ये गलती हुई है, मैं बहुत बुरा हूँ, तो इस तरह से नेगेटिव फीलिंग आ जाती है। एंड गिल्ट अबाउट बीइंग सिक,
बीमारी से रिलेटेड भी हो सकता है, लेकिन ये जो है नॉट मेरली सेल्फ रिप्रोच और गिल्ट अबाउट बीइंग सिक, इसमें सिर्फ ये नहीं होता कि बीमारी से रिलेटेड है या अपने आप को मलामत है, इससे ज़्यादा मतलब वर्थलेसनेस फील करता है इंसान कि मतलब मुझसे ये गलती हुई है, उसमें गिल्ट वगैरह आ जाता है कि मैं मुझे मर जाना चाहिए, मुझे जीना नहीं चाहिए, मेरी कोई कीमत नहीं है, ये चीज़ आ जाती है। डिमिनिश्ड एबिलिटी टू थिंक और कंसंट्रेट, इंसान कंसंट्रेट नहीं कर सकता, थिंक नहीं सकता प्रॉपरली। और इनडिसिसिवनेस मतलब फैसले नहीं कर सकता। नियरली एवरीडे, ये जो भी सिम्टम्स हैं ना तकरीबन रोजाना में आ रही होती हैं जिस इंसान को डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो जाए उसको। नियरली एवरीडे आइदर बाय सब्जेक्टिव अकाउंट और ऑब्जर्व बाय अदर, और ये जो सारी सिम्टम्स होती है इंसान खुद भी अक्सर खुद भी इंसान को सब्जेक्टिव अकाउंट कहते हैं, मतलब वो खुद भी इसके बारे में बता सकता है और दूसरे भी ऑब्जर्व करते हैं। रिकरेंट थॉट्स ऑफ डेथ, और इंसान को बार बार डेथ की फीलिंग आती है, मतलब बार बार उसको सोच आती है। नॉट जस्ट फियर ऑफ डाइंग, रिकरेंट सुसाइडल आइडिएशन मतलब बार बार वो सुसाइड करने के बारे में सोचता है विदाउट आ स्पेसिफिक प्लान नहीं होता कोई, लेकिन वो सुसाइड करने के बारे में सोचता है। और सुसाइड अटेम्प्ट और स्पेसिफिक प्लान फॉर कमिटिंग सुसाइड, या फिर प्लान नहीं भी हो सकता और हो भी सकता है। पहला क्राइटेरिया क्या था कि 9 में से 5 सिम्टम्स होनी चाहिए, 2 वीक्स के लिए होनी चाहिए, और इनमें से कम एक जो है लॉस ऑफ इंटरेस्ट और डिप्रेस्ड मूड होनी चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया है कि क्लिनिकल सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट, मतलब ये जो प्रॉब्लम है इसकी वजह से इंसान को डिस्ट्रेस कहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहना, और इम्पेयरमेंट कहते हैं इंसान की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है। इन सोशल लाइफ में भी ऑक्यूपेशनल जॉब से रिलेटेड परफॉर्मेंस एंड अदर इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग, मतलब इंसान की लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। एपिसोड इज नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ अ सब्सटेंस आर टू अ मेडिकल कंडीशन, मतलब ये जो है किसी सब्सटेंस की वजह से, किसी मेडिकेशन या किसी नशे की चीज़ की वजह से नहीं हो रही होती, या ना किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से हो रही होती, ये इंसान के डिप्रेस्ड मूड की वजह से हो रही होता है सब कुछ। इस पैराग्राफ में यही है कि अगर इंसान के रिस्पॉन्सिव टू अ सिग्निफिकेंट लॉस, अगर इंसान ने मतलब जिंदगी में कोई लॉस देखा है, बेरीवमेंट कहते हैं कोई सोग है, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम होगी, लॉस फ्रॉम अ नेचुरल डिजास्टर, कोई हादसा वगैरह हो गया, मेडिकल बीमारी है, डिसेबिलिटी है, उसकी वजह से डिप्रेस होना नॉर्मल है, वो बनता है। लेकिन अगर ये जो इस डिसऑर्डर में क्या होता है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा, नॉर्मल से ज़्यादा इंसान में ये चीज़ आ रही होती है। तो इस चीज़ को हमने, अगर हम ये डायग्नोज करें तो हमें ये चीज़ देखनी ज़रूरी है कि मतलब कि किसी कि इंसान की ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, कोई लॉस तो नहीं उसने देखा, क्योंकि अगर लॉस देखा हो तो फिर ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। कुछ हद तक ये चीज़ रहती है, स्लीप भी डिस्टर्ब होती है इंसान की, एपिटाइट भी डिस्टर्ब होती है, सारी चीज़ें इंसान की डिस्टर्ब होती हैं कुछ हद तक। लेकिन अगर ये चीज़ बहुत बढ़ जाए तो ये डिसऑर्डर की शक्ल इख्तियार कर सकती है। द occurrence of major depressive disorder is not better explained by, इस डिसऑर्डर को हम किसी और चीज़ से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। शीज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर, शिज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर, डिल्यूजनल डिसऑर्डर, स्पेसिफिक एंड अनस्पेसिफाइड शिज़ोफ्रेनिक स्पेक्ट्रम, साइकोटिक डिसऑर्डर, मतलब किसी और डिसऑर्डर से हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। There have never been a manic episode or hypomanic episode। इस तरह से बाइपोलर डिसऑर्डर में मैनिक एपिसोड और हाइपोमैनिक एपिसोड होती है। मैनिक एपिसोड और हाइपोमैनिक एपिसोड में क्या होता है, इंसान में इंक्रीज इन एनर्जी आता है, इंसान ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता है। एक ये भी एक डिसऑर्डर में ही आता है, ये एक सिम्टम है मैनिक एपिसोड और हाइपोमैनिक एपिसोड बाइपोलर में जो है। मैनिक एपिसोड और हाइपोमैनिक एपिसोड इसमें नहीं होनी चाहिए मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में। इसके ये थे 5 क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया ये है कि इसकी जो सिम्टम्स होती हैं, ये जो 9 सिम्टम्स हैं, इनमें से एटलीस्ट 5 होनी चाहिए और 2 हफ्ते के लिए होनी चाहिए। सेकंड है कि इसकी वजह से डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट होती है, इंसान की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है, इंसान को डिस्ट्रेस होती है। थर्ड है कि सब्सटेंस और मेडिकल कंडीशन की वजह से नहीं हो रही। फोर्थ है कि ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को हम और डिसऑर्डर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और फिफ्थ है कि इसमें मैनिक और हाइपोमैनिक एपिसोड नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर डिप्रेसिव एपिसोड का मैनिक और हाइपोमैनिक एपिसोड भी आती है तो फिर वो हम एक और डिसऑर्डर कंसीडर करते हैं, वो बाइपोलर बन जाती है। तो मैनिक और हाइपोमैनिक एपिसोड नहीं आनी चाहिए। अब आगे हम देख लेते हैं इसके रिस्क फैक्टर, इसकी कॉजेज क्यों होती है। ये इसका रिस्क फैक्टर्स पे चलते हैं अब हम। जी हैं इसके रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर। डायग्नोसिस कहते हैं किसी चीज़ की तशखीस करें को, किसी चीज़ को डायग्नोज करना, पता लगाना है। प्रोग्नोसिस कहते हैं कि इंसान फ्यूचर कोर्स का
का पता लगाया कि मतलब जो भी बीमारी है वो आगे फ्यूचर में कितना चलेगी, उसके कितने चांसेस हैं, ठीक होने का चांस है कि नहीं, इसको कहते हैं प्रोग्नोसिस, प्रिडिक्शन ऑफ कोर्स ऑफ अ डिसऑर्डर। अब ये रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स में आ जाते हैं टेम्परमेंटल फैक्टर, इंसान की टेम्परमेंट, इंसान का जो मिजाज है वो कैसा है, एनवायरमेंटल फैक्टर और जेनेटिक फैक्टर है। इधर टेम्परमेंटल में न्यूरोटिसिज्म आता है। न्यूरोटिसिज्म का मतलब होता है नेगेटिव अफेक्टिविटी, इंसान की इमोशंस नेगेटिव होना। अगर इंसान के इमोशन नेगेटिव है, उसकी सोच नेगेटिव है, तो फिर उसमें डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फॉर द ऑन इज वेल एस्टेब्लिश्ड रिस्क फॉर द ऑनसेट कहते हैं बिगनिंग को ऑफ द मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, मतलब उसका चांस बढ़ जाता है। एंड हाई लेवल अपीयर टू रेंडर इंडिविजुअल मोर लाइकली टू डेवलप डिप्रेसिव एपिसोड इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स, मतलब इंसान में न्यूरोटिसिज्म नेगेटिव अफेक्टिविटी ज़्यादा है, फिर उसके ऊपर से अगर उसके स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स हो तो उसमें डिप्रेशन का चांस ज़्यादा हो जाता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आ जाता है एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, इंसान के जो चाइल्डहुड बुरे इंसान के एक्सपीरियंसेस हुए हैं बचपन में, स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स, इसकी वजह से हो सकता है। जेनेटिक और फिजियोलॉजिकल फैक्टर में आ जाता है कि काफ़ी हद तक ये जो है डिप्रेशन जो है ये फैमिलीज में भी रन करती है। फर्स्ट डिग्री फैमिली मेंबर्स जो होते हैं उनमें ज़्यादा चांस होता है डिप्रेशन का एज कम्पेयर टू रिस्क ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर 2 to 4 टाइम हायर देन दैट ऑफ जनरल पॉपुलेशन। आम लोगों के इसमें मतलब जिन लोगों में डिप्रेशन है उनके रिलेटिव्स में भी ये चांस होता है। Relative risk appear to be higher for early onset and recurrent forms, और अगर जल्दी मतलब डिप्रेशन शुरू हो गई तो उसका रिस्क ज़्यादा हो जाता है, मतलब अगर कम एज में शुरू हो गया तो वो डिप्रेशन अक्सर आगे तक उसका फिर वो चलती रहती है। हेरिटेबिलिटी इज अप्रोक्सीमेटली 40%, 40% ही हेरिटेबल है। द पर्सनैलिटी ट्रेट न्यूरोटिसिज्म का इस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर इंसान न्यूरोटिसिज्म है, इंसान के अंदर नेगेटिव अफेक्टिविटी, नेगेटिव इमोशंस है उसमें, तो फिर उसमें डिप्रेशन का चांस ज़्यादा होता है, और फैमिली मेम्बर्स में अगर हो तो फिर भी चांस ज़्यादा हो जाता है। रिकरेंट फॉर्म कहते हैं कि बार बार होना, बार बार अगर हो या फिर अर्ली ऑनसेट हो जाए डिप्रेसिव डिसऑर्डर का, तो फिर वो आगे उसका रिस्क ज़्यादा हो जाता है, उसमें रिस्क हायर होता है। कोर्स मॉडिफायर कहते हैं कि जिसकी वजह से कोई डिसऑर्डर जो होती है वो ठीक नहीं होती, वो ज़्यादा ख़राब होती जाए, उसे कहते हैं कोर्स मॉडिफायर, कि मतलब उसका जो कोर्स है, उसकी जो टाइम है वो मॉडिफाई हो जाए, ज़्यादा बढ़ जाए। एसेंशली आर मेजर नॉन मूड डिसऑर्डर, जितने भी नॉन मूड डिसऑर्डर, मतलब मूड डिसऑर्डर के अलावा जो है एंजाइटी डिसऑर्डर्स भी आ जाती हैं, और भी जो डिसऑर्डर इंक्रीज द रिस्क ऑफ एन इंडिविजुअल डेवलपिंग डिप्रेशन, मतलब और जितनी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है अगर वो होंगे उसकी वजह से भी डिप्रेशन का चांस ज़्यादा हो जाता है। मेजर डिप्रेसिव एपिसोड दैट डेवलप अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ अनदर डिसऑर्डर ऑफन फॉलो अ मोर इफेक्टिव कोर्स। इसका मतलब यह है कि अगर इंसान को कोई और डिसऑर्डर है जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि डायग्नोज नहीं हो रही है, उसको मेजर डिप्रेसिव उसको डिप्रेशन भी हो जाता है साथ साथ, तो उसका जो रिफ्रैक्टिव कोर्स मतलब होता है कि उसका जो मतलब जो डिसऑर्डर है वो अनमैनेजेबल हो जाएगी, रिफ्रैक्टिव मतलब अनमैनेजेबल, उसका टाइम वो लेंथ हो जाएगी, कि अगर कोई और डिसऑर्डर मौजूद है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, उसके साथ डिप्रेशन हो गया, तो फिर उसकी वजह से उसको इलाज करना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सब्सटेंस यूज हो, कोई मुंशियात वगैरह इंसान इस्तेमाल कर रहा हो, या मेडिकेशन, एंजाइटी हो, या बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आर अमंग्स द मोस्ट कॉमन ऑफ दिस, इनकी वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का चांस आ जाता है। एंड द प्रेजेंटिंग डिप्रेसिव सिम्टम्स में ऑब्सक्योर एंड डिले देयर रिकॉग्निशन, और अक्सर फिर क्या होगा कि मतलब सब्सटेंस यूज, एंजाइटी हो, या बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी, या वो मौजूद है और साथ साथ डिप्रेशन भी होगी, तो फिर क्या होगा कि इंसान के इलाज में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, और इंसान और ये जो बाकी डिसऑर्डर इनको रिकॉग्नाइज, इनको पहचानना मुश्किल हो जाता है अगर दो डिसऑर्डर एक टाइम पे हो जाए। However, sustained clinical improvement in depressive symptoms may depend on the appropriate treatment of underlying illness, लेकिन अगर वो चीज़ पहले डायग्नोज हो जाती है, पहले कोई डिसऑर्डर है, तो फिर इलाज आसान हो जाएगा। क्रॉनिक और डिसेबलिंग मेडिकल कंडीशन के साथ साथ मेडिकल की जो जो ऐसी बीमारियां होती है जो लंबी चलती हैं, उसकी वजह से भी हो जाता है। फॉर एग्जांपल डायबिटीज जो है, मॉर्बिड ओबेसिटी कहते हैं एबनॉर्मल हद तक मोटापा होने को, और कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर ये ऐसी बीमारियां हैं जो एक दफ़ा हो जाए तो फिर वो ख़त्म नहीं होती, तो इस तरह के डिसऑर्डर की वजह से भी डिप्रेशन हो जाती है। एंड these episodes are more likely to become chronic than are depressive episodes in medically healthy individual। हेल्दी इंडिविजुअल के बजाय अगर किसी इंसान को ये चीज़ है उसमें भी डिप्रेशन का चांस आ जाता है, और वो डिप्रेशन की वजह से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, मतलब अगर किसी इंसान को ये सारी प्रॉब्लम है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है जैसे दिल की बीमारी है, उसमें अगर डिप्रेशन आ जाए तो उसके लिए वो ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा।
कोर्स मॉडिफायर में है कि अगर कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर पहले मौजूद है उसकी वजह से डिप्रेशन का चांस ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा अगर इंसान को कोई मेडिकल इशू है, कोई लंबा चलने वाला जैसे डायबिटीज़ वगैरह है या फिर कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, उसकी वजह से भी इसका इलाज मुश्किल हो जाता है। और इसकी इन चीज़ों की वजह से क्या होता है, ये डिप्रेशन जो है ना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ये था मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का क्राइटेरिया और इसके रिस्क फैक्टर्स। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।